अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, बदतरीन सियासी तकसीम और लेवल प्लेइंग फील्ड की खींचातानी के दौर में अब कौमी हुकूमत बनाने का आइडिया वक्त का तकाजा तो हो सकता है, लेकिन क्या ये ख्याल जमहूरियत के तकाज़ों को पूरा करता है? अगर कौमी हुकूमत ही बनानी है तो फिर सियासी जमातों को जलसे, जुलूस, बयानिए और इंतखाबी मंशूर बनाने की क्या ज़रूरत है? अगर कौमी हुकूमत ही बनानी है तो फिर 24 करोड़ आवाम के वोटों और इलेक्शन पर अरबों रुपए खर्च करने की क्या ज़रूरत है? जब आवाज़े खल्क को दबाकर मनपसंद चेहरों की ही सिलेक्शन करनी है तो फिर सिलेक्शन कर लेना, फिर इलेक्शन की क्या ज़रूरत है? किसी को आउट और किसी को इन कर कर इस फार्मूले के तहत ही इक़्तिदार की बंदर बांट होना ही है, तो फिर इन रस्मी कार्रवाइयों की क्या ज़रूरत है? नाजरीन, देखा जाए तो इस वक्त इलेक्शन से पहले तमाम बड़ी सियासी जमातों के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश जारी है और हर गुजरते दिन के साथ साथ सियासी तल्खियाँ भी बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही हैं। कोई अपनी नंबर गेम पूरी करने के लिए, अभी से जीतने के लिए सीटों के दावे कर रहा है कि हम तो पंजाब से 125 सीटें ले लेंगे, कोई कुछ कह रहा है, तो कोई सीट एडजस्टमेंट और इलेक्टेबल्स को अपने साथ इकट्ठा करने में लगा है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ इलेक्शन के बाद सोलो फ्लाइट के मूड में नजर आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इक़्तिदार की अगली बारी तो हमें मिलनी चाहिए। इस तमाम सूरत हाल के बीचों बीच अगर सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी का अब दूसरा फॉर्मूला सामने आ गया है, जिसमें वो नेशनल यूनिटी हुकूमत में तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं। इस फॉर्मूले के तहत बेहतरीन नेशनल हुकूमत वो होगी जो अवाम मुंतखब करे। नेशनल हुकूमत का पहला पॉइंट ये होगा जिसमें सारी पार्टियां हों। दूसरा पॉइंट, सबसे ज़्यादा नशिस्तों वाली जमात जो है, जो लेती है सबसे ज़्यादा नशिस्तें, वो जमात अपने 3 जो नाम दे अपने वज़ीर आज़म के लिए, उनमें से उन नामों में से कोई एक नाम असम्बली जो नाम मुंतखब करे वो वज़ीर आज़म बन जाएगा। तीसरा नुक्ता ये है कि काबीना में 30 से ज़्यादा वज़रा नहीं होने चाहिए। फॉर्मूले के चौथे नुक्ते में 6 महीनों में बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए जिसकी मुद्दत असम्बलियों के बराबर हो। उन्होंने फॉर्मूले में ये बात भी की है कि तमाम सियासी जमातें तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत करें और इस मुआहदे में ये इकरार करें कि इलेक्शन के बाद सब मिलकर हुकूमत बनाएंगे। इस फॉर्मूले से पहले मोहम्मद अली दुरानी ने एक अपने पहले फार्मूले पर भी तमाम सियासी पार्टियों के साथ मुलाकातें की थी, लेकिन इसके नताइज सामने आने से पहले एक और फार्मूला सामने आ गया। पहले फार्मूले में दुरानी साहब ने मुल्की सलामती, मईशत और दहशतगर्दी पर सियासत ना करने पर कौमी इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने सदर पाकिस्तान समेत PTI की लीडरशिप से भी मुलाकातें की थी। क्या जो पहला फार्मूला है वो कितना कामयाब हो पाया? पिछले दिनों जरदारी साहब ने भी यही कहा कि कोई सियासी जमात 172 नंबर पूरे करने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए अगली हुकूमत भी मखलूती होगी, जिसका मोहम्मद अली दुरानी ने खैर मकदम करते हुए बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके लिए भी तजवीज़ दी है। अब कहा जा रहा है कि मोहम्मद अली दुरानी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में और फिर मौलाना की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात में भी कौमी हुकूमत का मामला ज़ेर गौर आया है। ज़राए बता रहे हैं कि मौलाना साहब तो अग्री हैं, मगर मियां साहब वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। सवाल उठ रहा है कि मौजूदा जो सियासी मंजरनामा है, नेशनल गवर्नमेंट बनाने का जो ख्याल है, ये कितना प्रैक्टिकल है? अवाम ने 16 महीनों में PDM जमातों की इत्तेहादी हुकूमत को भुगता भी है और आज कोई भी बोझ उठाने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी जो 16 महीने इस इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़ी रही, आज महंगाई का बोझ उठाने को तैयार नहीं है, आज बुरी कारकर्दगी की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो फिर दोबारा ऐसा तजर्बा करने का सोचा क्यों जा रहा है? कौमी मुफाहमत के एजेंडे को लेकर दुरानी साहब काफ़ी मुतहरिक हैं, सियासी कायदीन से मिल भी रहे हैं, बातचीत भी हो रही है उनकी। ये मुलाकातें किस हद तक कामयाब रहीं और क्या कौमी हुकूमत रियासती इदारों को भी काबिल कबूल होगी, इस पर मैं बात करूँगी। साबिक वफाकी वज़ीर दुरानी साहब भी मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब आपका। दुरानी साहब, इससे पहले भी जैसे मैंने कहा आपने फॉर्मूला पेश किया था, अब जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बातें हो रही हैं, जरदारी साहब भी कर रहे हैं, मौलाना साहब भी अब ये बातें कर रहे हैं, फैसल वाउडा साहब ने भी की, आपने तो प्रॉपर एक प्लान दे दिया। कितना प्रैक्टिकल है दुरानी साहब ये कौमी हुकूमत बनाना?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम। देखिए, आपने जो सारा तज्जिया किया है ना, उससे मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि सारे वो इश्यूज़ जिनके बारे में एम्बिगिटी पाई जाती है कि ये ऐसे है तो ऐसे कैसे होगा, वो सारे आपने 1 2 3 करके बयान कर दिए। और जो फार्मूला था उसको तो आपने हर्फ ब हर्फ बयान करके मेरा काम आसान कर दिया। अब मैं जो बात बुनियादी है वो ये करना चाहता हूँ कि एक सवाल ये है जो आपने अभी उठाया कि पीडीएम की जो एक यूनिटी गवर्नमेंट थी या एक इत्तेहाद की हुकूमत थी, उसमें क्या भानुमति का कुनबा था और क्या काम किया, क्या आउटपुट थी। जनाब, जो मैंने आइडिया दिया है वो है नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का, जैसे आपने उसकी आउटलाइन बयान की है। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की पार्लियामेंट्री सिस्टम में बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। वो ब्रिटेन की चर्चिल की हुकूमत हो, वो नेल्सन मंडेला की साउथ अफ्रीका की हुकूमत हो, या आयरलैंड में इस वक्त चलती हुई हुकूमत हो। ये दोनों हुकूमतें जिनका मैंने पहले जिक्र किया, ये 5-5 साल चली। इनके अंदर तमाम पार्टियों ने उन हालात के अंदर शिरकत की। सबसे बड़ी पार्टी ने अपना वज़ीर आज़म का उम्मीदवार दिया, उसको मुंतखब किया गया, और उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है, उसकी फंक्शनैलिटी कैसे हुई, क्या हुई, वो सब मेरे पास मौजूद है। मैं पूरी रिसर्च करके ये बात की है। अब ये सवाल जो उठता है कि जी जो पहले इत्तेहाद बनते हैं वो तो कुछ कर नहीं पाते, ये कैसे फ़र्क होगा। जनाब, यही वो नुक्ता है जिसको मैं आपके ज़रिए क्लियर करना चाहूँगा। मैं सियासी इत्तेहाद की बात नहीं कर रहा, मैं सियासी मफादात के लिए इकट्ठे होने वाले भानुमति के कुनबे की बात नहीं कर रहा। मैं एक सेट नेशनल एजेंडे के ऊपर बनने वाली हुकूमत की बात कर रहा हूं, लेकिन वो आपके अल्फाज में उसमें वो चेहरे नहीं होने चाहिए जो किसी को पसंद आ जाए। उसमें वो चेहरे होने चाहिए जिन्हें अवाम मुंतखब करके असम्बली में भेजे, और जिन्हें असम्बली जो है वो अपने में से मुंतखब करके आगे करे। और उनकी भी जो प्राइम मिनिस्टर के लिए भी, अब जी ये मेरा ख़ानदान है, ये मेरा भाई, ये मेरा बच्चा, ये मेरी बच्ची, ये जी बस यही बनेंगे, ये जो मरूसियत की सियासत है, इसने तो खुद उन लीडरों की चेहरे बिगाड़ के रखती है कि मतलब वो अपने बच्चों के अंदर अपनी रिफ्लेक्शन, मतलब कि आपने अपने फॉर्मूले में ये भी बात की कि इमरान खान को, नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को अपने आप को इस दौर से पीछे करना चाहिए कि वो वजीर आजम बने, खुद इस दौर से पीछे। ये मैंने अगली बात की है। हाँ, उसके बाद ये बात मैंने इसलिए की है ताकि ये जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, जो इस वक्त एक टकराव की कैफियत बनी हुई है कि एक पार्टी बिल्कुल आइसोलेट हुई हुई है, एक पार्टी हुक्मरान बन के फिर रही है, दूसरी पार्टी उसी के साथ होने के बावजूद लेवल प्लेइंग फील्ड्स की बात कर रही है। मतलब एक आवाम को एक कंफ्यूज किया जा रहा है, एक झूठ की मैंने मियां साहब को जब वो आ रहे थे, मैंने उनसे दरखास्त की थी कि आप यहाँ आके उस वक्त जो पिछला आपने जिसकी जिक्र भी किया कि मफाहमत की बात करें, टकराव की बात ना करें। उसके बाद उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, टकराव ख़त्म कर दिया। और यहाँ जब वो आए, उन्होंने जब मफाहमत की बात की मीनार पाकिस्तान पे 70% लोगों ने उसको पसंद किया। लेकिन जब उन्होंने यहाँ आके वजीर आजम का प्रोटोकॉल लेना शुरू कर दिया और वो इलेक्शन के बजाय सिलेक्टेड बन के आए, तो उन्होंने अपना भरम खो दिया, उनकी पार्टी का भरम लुट गया। और लेकिन कल से नवाज शरीफ साहब ने फिर साजिशी बयानी अपना वो दोबारा से अपनाना शुरू कर दिया है कि फलां ने साजिश की, फलां ने साजिश की, हमारी हुकूमत को चलने नहीं दिया। जो बयानिया वो वहां पर छोड़कर आए थे मीनार पाकिस्तान में, उन्होंने मुफाहमत की बात की, लेकिन कल से दोबारा वो इस बयानिया को उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया है। वो जो कल बयानिया वो अपना रहे थे ना, मुझे बड़ा उस पर वो आ रहा था। मुझे एक वाक़या, मैंने कहा जी अगर मैं इसके काउंटर बयानिया देना हो तो मैं कहूँ जी कि 70 में बड़ा जुल्म हुआ था। आपकी आनत से ज़िया-उल हक साहब ने भुट्टो साहब को फांसी दे दी थी, जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम नहीं हो सकी। हाइंडसाइट पे बैठ के आप अगर सियासत करेंगे तो क्या सियासत होगी? मुल्क को आगे बढ़ने की जरूरत है। आप 16 के रेट्स बता रहे हैं तो फिर मैं 2008 के रेट्स ले आऊंगा, 2008 के बजाय फिर मैं 1947 के रेट्स ले आऊंगा। भाई, इट्स नॉट अबाउट पास्ट का जो हाल है वो जाके अवाम का देख लें। वो आईना है तमाम लीडरों के लिए कि उन्होंने क्या किया है, क्या दिए और क्या उनका हाल है। अगर उन्होंने आज कुछ कहना है, आज कोई बात करनी है तो मुस्तकबिल का बताएं।
पिंजरम सुल्तान बूथ के मेरा बाप ये था, मैं ये था, मेरा माजी ये था, और वो माजी कौन नहीं जानता कि वो माजी क्या था। लिहाजा हम माजी की तलखियों को, माजी के टकराव, जो लीडर माजी की बातें करते हैं वो माजी के लीडर बन जाया करते हैं। इस वक्त हमें माजी की सियासत, माजी का, पाकिस्तान में हमेशा एहतसाब माजी का हुआ है, पाकिस्तान में हमेशा जो कारकर्दगी माजी की बताई गई है। भाई आगे की कारकर्दगी बताओ, आज का एहतसाब करो, जो आज तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं उनमें से किसी का एहतसाब करो, जो चले गए हैं उनके ऊपर तुम मुकदमे बना के उनको जेलों में, खान साहब आए, बाकी नून वालों को जेल में बंद किया, नून वाले आए उन्होंने उनको बंद कर दिया, तो फिर ये कोई एहतसाब है? नून लीग जो है वो तो पंजाब में 125 सीटें लेने का दावा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का हाल सबके सामने, उनको तो खुल्लम खुल्ला कैंपेन करने की भी इजाजत नहीं है। जब पंजाब में मुस्लिम लीग नून को रास्ता साफ मिलेगा, जाहिर है जो पंजाब में सीटें ले जाए वफाक में हुकूमत उसी की बनती है। जब उन्हें अक्सरियत मिल जाएगी, पंजाब से सीटें लेकर वो वफाक में हुकूमत बनाने के काबिल हो जाएंगे, तो उन्हें क्या जरूरत पड़ी है कि कौमी हुकूमत बनाए? क्या यही वजह है कि नून लीग अभी हाथ बल्ला नहीं पकड़ा रही है? मैं आपको यही बता रहा हूं कि मैं उन्हें भी बता चुका हूं, मैं आज बिल्कुल ओपनली बता देता हूं कि जो जमहूरियत, जो गला दबा के वोट लेके जमहूरियत आती है वो नहीं चला करती। फिर आपने अगर इसी पैटर्न के ऊपर मुंतखब होके आना है तो फिर किसी को कहेंगे यार कोई मतलब कोई मार्शल लॉ लगा दे, कोई चाइना का निज़ाम ले आए, कोई और कोई बादशाही निज़ाम ले आए। भाई यहाँ पे अगर आप जमहूरियत लेके चलना चाहते हैं तो फिर आवाम की राय के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। मैं भरम रख के चलने पे यकीन रखता हूं। मैं टकराव के रास्ते में से रास्ता नहीं निकालने को सजेस्ट करता। आज भी मैंने अगर ये कहा है कि 3 बड़े लीडर पीछे हो जाएं और उसके बाद वो बाहमी तौर पे बैठ के एक मुआहदे तक पहुंचे, जो मुआहदा जो है वो मुल्क की मईशत, मुल्क की सियासत, मुल्क के अंदर आवाम की ये वो मुल्क है। बेहुदा से बेहुदा जमहूरियत रखने वाला कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें 76 साल से बल्दियाती इंतखाबात ना हुए हों। आपका एनएफसी अवार्ड 18वीं तरमीम में मैं वाहिद बंदा हूं जिसने 18वीं तरमीम पे दस्तखत इसलिए नहीं किए थे कि इन्होंने सूबों को तो पैसे दे दिए लेकिन सूबों से जिलों को आज तक वो पैसा नहीं गया। तमाम 4 सूबों के अंदर एक फर्द के पास सारा एनएफसी अवार्ड चला जाता है और वो बादशाह बन के अपने बच्चों के लिए हाउसिंग स्कीमें बनाता है। मतलब आपने अवाम को जानवर समझा हुआ है। आप अवाम को एक बल्दियाती ओहदा और बल्दियाती फंड तक देने पे तैयार नहीं है। अच्छा, आप कभी बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराते, जब कराते हैं थानेदार। अगर हम ये कहें कि कौमी हुकूमत ही मुल्की मसाइल का हल है, तो ये एक तरह से जो पीडीएम की 16 महीनों की हुकूमत थी, एक तरह से ये कौमी हुकूमत की एक शक्ल थी ना। इसमें क्या ऑपोजिशन थी? कोई ऑपोजिशन नहीं थी। जब ये 16 महीने तो एक दूसरे के साथ जमकर खड़े रहे, हर अच्छे को सब अपना कहते थे, हर बुरे को भी सब अपना कहते थे। लेकिन जैसे ही हुकूमत की मुद्दत पूरी हुई, इलेक्शन कैंपेन्स में आए, कोई किसी का बोझ उठाने को तैयार ही नहीं है। नून लीग पीपल्स पार्टी कहती है भाई अपनी अपनी वजारतों की बात करो, हमारे पास तो मैशियत नहीं थी, वजारत खजाना तो हमारे पास नहीं थी। तो कैसे हम ये समझें कि कल को ये सब इकट्ठे हो भी जाते हैं, कौन कोई बोझ उठाएगा? देखें, मैं आपको ये बताऊं कि पीडीएम का जो हुकूमत थी वो आधी असम्बली की हुकूमत थी, पूरी की नहीं थी। या आप इसको समझते हैं। दूसरी बात यह है कि वो मफाद के लिए इकट्ठे हो, अब तो राजा साहब का भी बयान आ गया कि वो मफाद के लिए इकट्ठे होने वालों की हुकूमत थी। मैं ये कह रहा हूं कि अवाम के दबाव, इसके इस्टेब्लिशमेंट के दबाव, इस वक्त ज़रूरत है कि अवाम, इस्टेब्लिशमेंट और मुस्बत सोच रखने वाले सियासतदान मिल के पूरी सियासी फर्टिनिटी पे ये दबाव डालें कि तुम अपनी ज़ात और अपने बच्चों और अपने मफादात की पंड, जो सर पे पंड कहते हैं, वो टोकरी जो आप सर पे रख के फिर रहे हो, इससे बाहर निकलो और अब अवाम के लिए और मुल्क के लिए, मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए क्या हाल बना दिए आपने। जो मुल्क जिसने दुनिया में खड़ा होना था इस वक्त वो एशिया के अंदर। दुरानी साहब, इसमें कोई ऑपोजिशन भी होगी या सबको ही हुकूमत में सबको हिस्सा मिलना है? कोई ऑपोजिशन भी इसमें होगी या नहीं होगी? और अगर नहीं जी,
जी, इसमें देखें इसका जो फार्मूला होता है, मैं उसकी तफसीलात कभी मैं मुकम्मल तौर पे भी आपके सामने रखता हूँ। इसका फार्मूला ये होता है कि इसके अंदर पहले एजेंडा सेट किया जाता है कि ये हुकूमत इस मकसद के लिए नेल्सन मंडेला ने जब बनाई तो उसने नफ़रतें ख़त्म करने के लिए, रिकन्सिलिएशन के लिए और पुराने इश्यूज़ को सेटल डाउन करने को प्रायोरिटी ठहराया और हुकूमती कदम को आगे। हमारी इस वक्त मईशत तबाह हाल है, हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत है नहीं, जिसको हम जमहूरियत कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेबल्स की जमहूरियत है। हमारे मुल्क के अंदर इदारों के दरमियान जो है इस वक्त कोई इदारा जो मुंतखब इदारे बनाते हैं उनमें से कोई इदारा एग्जिस्ट नहीं करता। पाकिस्तान के आइन की तारीख जो है वो इनकार आइन से तौहीन आइन की तारीफ है। आप रोज़ सुबह शाम आइन की तौहीन करते हैं। ऐसी सूरत हाल में हमें 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं बल्कि एक मुकम्मल अक्सरियत के साथ एक ऐसी असम्बली चाहिए जो एक पब्लिक एजेंडा, जो एक नेशनल एजेंडे को एग्जीक्यूट करने के लिए इकट्ठी चले। उसके अंदर तमाम लोग जो हैं वो अच्छाई को अच्छा कहें, बुराई को बुरा कहें। आप कहेंगे जी ये तो बड़ी ही मतलब आइडियलिस्टिक बात है। आइडियलिस्टिक बात है, लेकिन जब आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन से गुजरना होता है तो फिर आपको आइडियलिस्ट होना पड़ता है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आप इनको छोड़ दें, ये तो लड़ के आपस में भी कपड़े फाड़ देंगे, एक दूसरे के भी कपड़े खाड़ देंगे। एक चीज नहीं भूलेंगे, अवाम को लूटना कभी नहीं भूलेंगे। इनकी डेवलपमेंट भी अवाम को लूटने के लिए, एक और सवाल, इनकी जमहूरियत भी अवाम को इक़्तिदार से महरूम करने जो नून लीग दावा कर रही है सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने का, अगर ये पूरा हो जाता है तो उसके बावजूद, सादा अक्सरियत लेने के बावजूद भी आप समझते हैं कि कौमी हुकूमत ही बनने चाहिए, पीपल्स पार्टी हो, मौलाना साहब हो, पीटीआई हो, सबको शामिल करना चाहिए नून लीग को सादा अक्सरियत लेने के बावजूद भी? देखें, ये नून लीग के सबसे ज़्यादा फायदे में है, ये पीपल्स पार्टी के सबसे ज़्यादा फ़ायदे में है, ये सब लोगों के फ़ायदे में है कि वो इस वक्त अगर ऐसी सूरत है, आवाम क्या सोच रहे हैं वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, इन्हें खुद भी पता है कि अवाम क्या सोच रहे हैं। अवाम इनके साथ नहीं है। ये अवाम के सरों के ऊपर से अगर थानों की फौज के स्थानों के साए में ये अगर इलेक्शन जीत के आ जाएंगे, ना इनकी इज्जत होगी, ना मुल्क की इज्जत होगी, ना जमहूरियत की इज्जत होगी, ना पार्लियामेंट की इज्जत होगी, ना आइंदा कोई इनको इज्जत से, दुनिया में कोई इज्जत से नहीं देखेगा। लिहाजा पाकिस्तान की इज्जत के लिए इन सबको अपने जाती सिर्फ 5 साल के लिए हौसला कर लें। 5 साल तक कम से कम इस मुल्क को कौमी एजेंडे के ऊपर जाती मफादात से, ये किसी में सियासी इत्तेहाद की बात नहीं कर रहा, मैं नेशनल यूनिटी की बात कर रहा हूं। ये पहले कभी नहीं हुई, ना पाकिस्तान में कभी ये हुई है, और है फिर भी ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की पैदावार और एक्सपीरियंस्ड है। मुझे तो मतलब कंसंट्रेशन स्पैन इतना कम है, आप तो आराम से पहले से समझी बैठी थी, इसलिए मुझे आसानी हो रही है ये बात करने में। मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं अपनी बात समझाऊं किसे और कैसे समझाऊं, क्योंकि हर सियासतदान जो है वो अपने हल्के की जीत से शुरू होकर अपने मफाद से और अपने बच्चे के मफाद के आगे सोच नहीं सकता। दुरानी साहब, वैसे एक सवाल है, वैसे एक बात है, अगर हमारे मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ही हो जाएं, साफ शफाफ तरीके से इलेक्शन ही हो जाए, सबका इदारों पर एतमाद बहाल हो, जो जीते ठीक है, जो हारे वो अपनी हार को एक्सेप्ट करे, बनने वाली जो जिसकी भी गवर्नमेंट हो उसको सपोर्ट करे, तो ये सिस्टम ज़्यादा अच्छा है या कोई ऑपोजिशन ही ना हो, सारे हुकूमत करें? क्या जमहूरियत इस तरह परवान चढ़ती है कि सारी हुकूमत करें, कोई ऑपोजिशन ही ना हो? देखें, मैं ये जो आप बात कर रहे हो ना, वो एक सूरत में मैंने अगला नक्शा यही दिया है। अच्छा, कि आप कौमी, सूबाई और बल्दियाती इंतखाबात पूरे मुल्क में एक ही मुद्दत के लिए एक ही वक्त कराएं और उसके बाद अवाम भी इख्तियार में आए और ये लीडर भी इख्तियार में आए। इलेक्टिव बल्दियाती इंतखाबात का पैसा जो है वो MPA खर्च करता है, वो MNA खर्च करता है, वो वज़ीर आज़म बांटता फिरता है। इन्होंने कोई हलवाई की दुकान पे दादाजी का फातिहा समझा हुआ है। बात ये है कि अवाम कहाँ है, कौन सा फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा जिसमें अवाम की बुनियादी नुमाइंदगी नहीं होगी। ये तो इलेक्टेबल्स का 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ का इलेक्शन है, इसमें कहां से अवाम आ गए? और ये जो मैं कह रहा हूं, ये कतई तौर पर ये
किसी को इक़्तिदार देने की 30 मिनिस्ट्रियां जब आप बनाएंगे और मिनिस्ट्रियों की सिलेक्शन किसी बुनियाद के ऊपर होगी, मैं देखूंगा कौन बदमाश बनेगा। ये तो 60-60 70-70 मिनिस्ट्रियां बना के ये छोलों की तरह मिनिस्ट्रियां बांटते हैं, कोई कॉम्पिटेंस नहीं है। अगर इन पे चेक होगा अदलिया का, इन पे चेक होगा फौज का, इन पे चेक होगा अवाम का, इन पे चेक होगा ब्यूरोक्रेसी का, और फिर इस सारी सूरत हाल में एक सेट एजेंडे पे इनको चलना पड़ेगा। ये हाथ पांव नहीं मारते। और दूसरी बात यह है कि पूरी पार्लियामेंट ऑपोजिशन भी होगी और पूरी पार्लियामेंट हुकूमत भी होगी। आखिरी सवाल, अभी तक इस पे आप राजी किसको कर पाए हैं? किस को राजी कर पाए हैं, या कहां से आपको ज्यादा पॉजिटिव जेस्चर मिला है? देखें, मेरा तो हमेशा से एक फार्मूला रहा है, मैं तो आपको राजी करता हूं और अवाम को राजी करता हूं, बाकी काम उनका होता है और अल्लाह से दुआ करता हूं। देखें, बात यह है, हमने माली दा कम पानी देना, तो मेरा काम है अच्छी बात करना, अच्छी बात समझाना। और दूसरी बात यह है कि मैंने इन लीडरों से कसम खाई है, अब मैंने कुछ नहीं लेना। मैं ना इनकी नौकरी कर सकता हूं, ना इनकी गुलामी कर सकता हूं। अवाम जब तक इस मुल्क की तरजीह नहीं बनेंगे, मैंने लेके क्या करना है? मैं जितनी जिस हैसियत में हूं, मैं उतने में खुश हूं। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक वफाकी मोहम्मद अली दुरानी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। नाज़रीन, एक वक्त था कि 16 महीनों की कारकर्दगी और गिरती मकबूलियत से मुस्लिम लीग नून परेशान थी। वोट को इज्जत दो के दावेदार इलेक्शन में उतरने से भी डर रहे थे, घबरा रहे थे। लेकिन जब से नवाज शरीफ की ज़ीरो रिस्क वतन वापसी हुई है, तब से नून लीग का एतमाद इतना बूस्ट कर गया है, बढ़ गया है कि अभी से पंजाब को क्लीन स्वीप और विफाक में सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने की बातें हो रही हैं। एहतसाब के बयानिए को लंदन ही भूल कर आने वाले नवाज शरीफ भी चौथी बार इक़्तिदार की सोलो फ्लाइट लेने के मूड में नज़र आ रहे हैं। मगर मुस्लिम लीग नून के सियासी मुखालिफिन को ये लगता है कि मौजूदा सियासी मंजरनामे में ऐसा होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ये समझते हैं कि इस वक्त कोई सियासी जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो अकेले 172 सीटें निकाले, इसलिए अगली हुकूमत भी मखलूद यानी कौमी हुकूमत बनेगी। जरदारी साहब की पेशगोई के बाद अब ये बहस छिड़ गई है कि क्या इलेक्शन के बाद भी PDM तर्ज पर एक नई कौमी हुकूमत बनने जा रही है। सियासी तलखियों के दौर में मुफाहमती मिशन पर लगे सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान को बहरानों से निकालने का हल सिर्फ कौमी हुकूमत है। सिर्फ आसिफ अली जरदारी और मोहम्मद अली दुरानी नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक कायदे हिज़्ब इख्तलाफ राजा रियाज को भी ये लगता है कि कौमी हुकूमत बनाया जाना चाहिए। कौमी हुकूमत की इस बाज़गश्त पे मौलाना फजलुर रहमान के ज़रिए मियाँ नवाज शरीफ तक भी ये बात पहुँच चुकी है, लेकिन लीगी कायद ने देखेंगे का कहकर फ़िलहाल मामले को टाल दिया है। सवाल यह है कि इत्तेहादी जमातों की तरफ से महंगाई लीग का तमगा लेने वाली मुस्लिम लीग नून जो है, क्या ये दोबारा किसी ऐसे एडवेंचर का हिस्सा बनना चाहेगी या फिर सोलो फ्लाइट ही मुस्लिम लीग नून का मिशन है। एक तासुर ये भी है कि बाकी सियासी जमातों की तरह नून लीग ने भी अब लेवल प्लेइंग फील्ड का नारा लगाया है। PTI और पीपल्स पार्टी नून लीग को मिलने वाली जो लेवल प्लेइंग फील्ड है इस पर तनकीद कर रही हैं। लेकिन ये क्या माजरा है कि अगर मुस्लिम लीग नून के पास लेवल प्लेइंग फील्ड है भी तो वो उससे खुश भी नज़र नहीं आ रही है। पार्टी के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ ये कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो उनकी आमद पर उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया जाता। क्या कहते हैं वो, ज़रा देखिए। आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट बिछाकर नवाज शरीफ से माजरत की जाती जो 2017 में किया गया। मगर आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के 2024 में होने वाले इंतखाबात को एक मंसूबा बंदी के तहत चंद लोग जो हैं वो उसको मुतनाज़ा बना रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि रेड कार्पेट नहीं बिछाए गए, जबकि दूसरी तरफ चंद दिन पहले लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे शो में थे तो उन्होंने कहा था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। डू यू थिंक कि ये अब वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड हो रहा है आप लोगों के साथ? बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ही होना चाहिए। कि सिर्फ आप लोगों के साथ या सबके साथ? इस तरह से इलेक्शन सबके साथ होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड जब हम मांगते हैं ये तो नहीं कहते कि हमारे लिए करते हैं और बाकियों के हाथ पांव बांध दें। हमने ये तो कभी नहीं डिमांड किया।
जावेद लतीफ़ के इस गिले के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड का जुमला अपने मायने को लेकर और लेवल प्लेइंग फील्ड देने वाले यकीनन कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या, क्योंकि आइदा इलेक्शन में ये जुमला लगभग तमाम ही सियासी पार्टियों ने ये बोलना शुरू कर दिया है, डिमांड शुरू कर दी है कि सबके लिए होनी चाहिए और हर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड की अपनी अपनी तशरीह कर रहा है। किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब बराबरी का मौका मिलना है, तो कोई माजी में गिले शिकवों का हिसाब किताब करने को लेवल प्लेइंग फील्ड कह रहा है। टूट फूट वाली जो तहरीक इंसाफ है उसको तो जलसे जुलूसों की इजाज़त ही नहीं मिल रही है। गिरफ्तारियां अभी भी उनका पीछा कर रही हैं। लीडर अंदर है तो उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालबे की समझ आती है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी कहती है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। अब नून लीग भी यही कह रही है। सवाल यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के इस मसले का हल कैसे निकाला जा सकता है। अब लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ साथ कौमी हुकूमत की बातें हो रही हैं। नून लीग इस बारे में क्या सोच रही है और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ का एक बार फिर से साजिशों के हवाले से जो उनका बयानिया है, जो वो लंदन में छोड़कर आए थे और कह रहे थे कि जिन्होंने साजिश की, जिनके एहतसाब की बातें करते थे, अब वो उस वक्त उन्होंने लंदन में कहा था डार साहब ने कि ये मामला हम अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, अल्लाह पर छोड़ते हैं। लेकिन एक बार फिर से नून लीग को, नवाज शरीफ को इस बयानिया को दोहराने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, कल से मियां साहब ने जो अपना बयानिया एक बार फिर से दोहराना शुरू कर दिया है, जिस बयानिए को वो लंदन छोड़ के आए थे कि जिन्होंने उनके खिलाफ साजिश की, जिनके एहतसाब की वो बात करते थे, उनको सज़ाएं दिलवाने की बात करते थे। जब लंदन में उन्होंने ये बात की थी, फिर शहबाज शरीफ साहब गए, फिर बयानिया बदला, फिर डार साहब ने कहा कि हम अपना ये मामला जो है वो अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। मियाँ साहब पाकिस्तान आए, मीनार पाकिस्तान में जो तकरीर की, उन्होंने मुफाहमत पर मबनी बातें की, आगे बढ़ने की बातें की। लेकिन कल से हम फिर देख रहे हैं कि मियाँ साहब जो है वो माजी में जो कुछ उनके साथ हुआ, जो साजिशें हुई, दोबारा उनको दोहराना शुरू कर दिया है। क्या ये इस वजह से तो नहीं है जो एक लाडले की जो एक छाप लगी है, लाडला प्लस कहा जा रहा था, स्पेशल फेवर देने की बात हो रही थी, क्या ये उस छाप को मिटाने के लिए इस बयानिए को दोबारा अपनाने की ज़रूरत पेश आई है मियाँ साहब को? नहीं शाजिया, मेरा ख्याल है कि आप जिस तरह भी उसको इंटरप्रेट करें, लेकिन मियाँ साहब जिन सोबतों से, जिन मुश्किलों से, जिन तकलीफ से गुज़रे हैं, जेलें काटी हैं, जलावतनियाँ काटी हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वो ये कहते हैं कि जी उतनी देर मैं इक़्तिदार में नहीं रहा जितनी देर मैं जलावतन और कैद रहा हूँ, तो ये ना वो कहें कि मुझे ये इस तरह मेरे साथ होता रहे, वो ये ना कहें कि मुझे बेटे से तनहा ना लेने पे लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ ये आपके, मुझे कोई ऑनेस्टली शादी आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। मियाँ साहब एक रहनुमा हैं और वो बात करते हैं और उस सारी चीज़ों को पेश करते हैं। अभी दुरानी साहब मेरे साथ थे, शायद आपने सुना हो, तो उन्होंने कहा कि अगर माजी की बातें मियाँ साहब ने करनी है तो फिर 70 की बातें हम भी कर सकते हैं कि जो आप सब लोगों ने किया, जिसकी वजह से सारे हालात पैदा हुए जो आज तक हैं, जो कुछ हुआ सबके सामने, पुरानी बातों में रहेंगे तो बहुत सारे बातें सबकी निकलेंगी। फिर दुरानी साहब काबिल एहतराम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पता नहीं, आई डोंट नो, मैं उस पर क्या कमेंट करूं। लेकिन 70 साल की जो बात है, वो 70 साल में जो हुआ, सन 70 में जो हुआ, या अभी जो कुछ हुआ है, सारी चीज़ें वो एक तारीख़ का हिस्सा हैं और तारीख़ को दोहराने में कोई हर्ज नहीं, और गए बगैर लोग दोहराते भी हैं। तो इसको क्या मैं नहीं समझ सका कि वो क्या कहना चाहते हैं। ऑनेस्टली मुझे कोई समझ नहीं आई कि वो कहना क्या चाहते हैं, किस तरह की बात करते हैं, कौन सी अभी देखे ना, वो कहते हैं जी कि फलां शख्स खुद ही रिटायर हो जाए। भाई खुदा के लिए ये एक नया सिलसिला पाकिस्तान में चल पड़ा है। मुझे ये बताएं, ये अवाम ने फैसला करना है या मैंने और आपने करना है या दुरानी साहब ने फैसला करना है कि कौन सियासत में रहे या कोई ना रहे। बाकी मैं बताऊं कि दुनिया में आज भी नज़र दौड़ाएं तो मेरा हाल है इसी उम्र के सारे, बल्कि इससे ज़्यादा, महातीर तो कल 90 साल की उम्र में प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। मिस्टर ली को देखें, आप मलेशिया को देखें, आप जिधर भी नजर दौड़ाएंगे, आप अमेरिका को बकौल बिलावल के 70 साल वालों को घर बैठ जाना चाहिए, रेस्ट कर रहे हैं आप लोग।
तो मुझे नहीं समझ आ रही कि कोई 74 साल में या 75 साल में क्या मसला है। दुरानी साहब बादशाह हैं, वो बस ठीक है। आजकल दुरानी साहब तो कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इलेक्ट अवाम नहीं करना है, जिसके जो ज़्यादा वोट ले वो 3 अपने नाम दे वज़ीर आज़म के लिए, फिर असम्बली जिसको बेहतर समझती है उसको इलेक्ट करे। लेकिन वो कहते हैं कि नवाज शरीफ, जरदारी साहब और इमरान खान अपने आप को ये जो वज़ीर आज़म की दौड़ है इसे बाहर करें और सियासी मफादात को, अपने मफादात को बिल्कुल साइड पर रख कर अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए काम करें। जो माजी में हो चुका उसको भूल जाएं, मिलकर आगे बढ़ें। तो ये जो कौमी हुकूमत का उनका फॉर्मूला है, जिसकी बात जरदारी साहब ने भी की कि 172 सीटें कोई नहीं ले सकता, ये मखलूत हुकूमत बनेगी, वाडा साहब भी कह रहे हैं, इवन कि आपकी अपनी पार्टी के रहनुमा राजा रियाज भी कह रहे हैं कि ये मुल्क की ज़रूरत है, कौमी हुकूमत बननी चाहिए। फिर कौमी हुकूमत बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, या कल को रिजल्ट क्या आते हैं, किस तरह की माहौल होता है सियासी, मुझे ये सलाह गिर जो हैं, जो रेलिवेंट बंदे हैं वो तो सलाह दें, मशवरे दें, या उसमें कोई थोड़ा सा 3 प्राइम मिनिस्टर के नाम दें और फलाह हो जाए फलाह हो जाए। ये किस दुनिया में रह रहे हैं? किधर से फार्मूला बैठ के सोचते हैं? कोई रेलिवेंसी जिसकी बात हो उसकी बात करें। मैं अब क्या कमेंट करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रामीर हुसैन साहब मेरे साथ थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।